इस ऑनलाइन वेंसडे थेरेपिस्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान की तरफ से यह बता, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इसको फंक्शन बना रहे हैं। आपको या तो यह क्लासेस आपको संस्थान के माध्यम से घर बैठे मिल रही है, घर बैठे आपको ज्ञानवर्धन मिल रहा है। और आज की पिछली क्लासेस की कड़ी में आज की स्पेशल क्लास डॉक्टर प्रकाश खेतान साहब लेने वाले हैं। की क्लास है तो मेरे को व्रत बाबा मंडल याद आ जाए, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर आधारित है। और पिछली कई क्लासेस आप सबने अटेंड की होगी डॉक्टर खेतान साहब की, जो विटामिन पे, इलेक्ट्रोलाइट्स पे, कलर थेरेपी पे अद्भुत क्लास थी। और आज की भी क्लास बहुत अद्भुत रहेगी। और डॉक्टर खेतान साहब की क्लास निश्चित रूप से सभी एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट के लिए अवेटेड होती है। वो इंतजार करते रहते हैं कि आपसे सुने, आपको सुनने का मौका मिले। और आपको जो है ब्रेन में, हम लोग हैं अपने ही मीमांसा करते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते। ब्रेन में मल्टीपल सिस्ट मोर देन 200, ब्रेन के डीपेस्ट पार्ट में मोर देन 200 छोटी छोटी सिस्ट निकालने के लिए डॉक्टर प्रकाश खेतान साहब को, जो सीनियर न्यूरोसर्जन है, उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है। तो और इसके अतिरिक्त आप बहुत ही व्यस्त शेड्यूल आपका रहता है, इसके बावजूद भी हम सभी थेरेपिस्ट के लिए समय निकाल करके आप आते हैं, तो आपका अभिनंदन है। और हम क्लास प्रारंभ करें उसके पूर्व चलते हैं एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज के हेडक्वार्टर, जहां से ओमकार और प्रार्थना आयोजित होगी। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम 3 बार ओम शब्द का पारायण करेंगे। उसके बाद हम अपनी स्पाइन को सीधी करके संस्थान की प्रार्थना को शुरू करेंगे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दुखी निबलो बिकलो के सेवक बन संताप हरे। जो है बिछुड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना,
सुचि प्रेम सुधार से बरसावे, वह शक्ति हमें दो दया, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, निज आने मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे, वह शक्ति हमें दो दयाल, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे, वह शक्ति हमें दो दयाली। बहुत बहुत धन्यवाद रीता पांडे जी और भूसु अग्रवाल जी प्रार्थना और ओमकार के लिए। तो अब हम आमंत्रित करते हैं आज के मुख्य वक्ता और आज का लेक्चर देने वाले हैं डॉक्टर प्रकाश खेतान साहब। हाँ सर, अनम्यूट करना होगा। हाँ अनम्यूट सर कर लीजिएगा। Thank you, Anil, given me an opportunity to give a lecture on a very important topic, and I also pay my thanks and regard to JP Agarwal sir, given me a chance to deliver lecture in front of our very dedicated students of OCS. Thanks Ram Kumar Sharma for giving me such wonderful slides. Today we are going to start a new era or new dimension in the field of acupressure by dedicating the topic and lecture to all our students and to understand its basic concept and mechanism. Today, my lecture is on ductless gland, means there is no ducts. And it is on endocrine gland. Just listen. The nervous system, what the nervous system does. Nervous system क्या करता है कि nerve impulse को conduct करता है. Nerve impulse जो होते हैं वो highly coordinated होते हैं, highly coordinated, और but वो short lived होते हैं, and they all are interconnected, they all are innervated. Now we are talking about chemical coordination. Just मैं बोल रहा हूँ, उसको दो चीज को आपको ध्यान देना है. You have to differentiate between two things, neural control and chemical control. Neural coordination and chemical coordination, that is the basic thing that you have to understand. In neural coordination and control, there are lots of nerve connecting and interconnecting each other, each organ, each part of the body, and whatever the secretions from nerve impulses, they are very short-lived. In chemical control, there is no innervation, there is no duct, and it's action on distant organ. And one of the most thing, it is governed by feedback mechanism. Feedback mechanism. आपने कौवा का कहानी सुना होगा बचपन में, जो पानी कौवा पानी पीता है तो देखता ग्लास में पानी कम था तो छोटा छोटा कंकड़ डाल के पानी को ऊपर ले आता था. पानी को ऊपर लाया तो ग्लास भर गया और उसने पानी पी लिया. ये मैं दूसरे संदर्भ में बात कर रहा हूँ. फीडबैक मैकेनिज्म की ब्लड में एक कट ऑफ पॉइंट होता है. ब्लड में वो कट ऑफ पॉइंट कम हुआ तो आपको उसकी जरूरत पड़ी, और ब्लड का कट ऑफ पॉइंट बढ़ा तो आपको उसकी जरूरत नहीं है.
फीडबैक का मतलब जैसे आप अपने केमिकल और न्यूरल कंट्रोल को बहुत दूर बैठे आदमी को फोन से भी बात करके वो फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा आप इसको सेक्रेट करा सकते हैं. इट इज अ वंडरफुल मैकेनिज्म, extremely wonderful mechanism, but it is a chemically controlled. Just read this slide. The ductless glands are glands that release their products into blood stream directly. It is direct way of releasing of their products in the blood stream. And according to newer definition of hormones, you have to remember two things. They are non-nutrient and they required in very trace quantities. And there is an intercellular connection. I am talking about intercellular मैसेंजर होते हैं. दो चीज आपको हार्मोन के बारे में ध्यान रखनी है कि ये इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं. इंटर हर सेल को इनर्वेट करना नर्वस सिस्टम के बस के बाहर की बात है, बट केमिकल कंट्रोल के द्वारा हम हर सेल को इनर्वेट कर सकते हैं, माइक्रो सेल्स को भी इनर्वेट कर सकते हैं, उसकी सूक्ष्म इकाई को भी इनर्वेट कर सकते हैं. ये हम केमिकल कंट्रोल के द्वारा ही कर सकते हैं. तो दो चीज एकदम ध्यान रखना है आपको हार्मोन्स के. फर्स्ट, इट इज अ नॉन न्यूट्रिएंट. सेकंड, इट ट्रेसेज में होता है. थर्ड, ये जो होता है आपको डिस्टेंट ऑर्गन पे काम there is little bit problem in network. Next slide. आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है. हाँ, तो डॉक्टलेस ग्लैंड के बारे में मैं ये बोल रहा था. जस्ट रीड दिस स्लाइड. There is no, they have no direct link between them. अब एक आदमी अमेरिका में बैठा है, एक आदमी यहां बैठा है, लेकिन डायरेक्ट लिंक नहीं है. आप समझिए नर्वस सिस्टम टेलीफोन वाला सिस्टम है बीएसएनएल का, और जो इंडोक्राइन ग्लैंड है ये वाईफाई सिस्टम है. बस आप इसको मान के चले. इट इज अ वाईफाई सिस्टम इन विच इनर्वेशन इज नॉट रिक्वायर्ड एंड देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन देम एंड दे फंक्शन क्लोज कोऑर्डिनेटेड मैनर. नर्वस सिस्टम भी वेरी क्लोजली कोऑर्डिनेटेड मैनर में करता है हर चीज को. नर्वस सिस्टम की एक खासियत होती है कि वो सेरिबेलम को भी कोऑर्डिनेट करता है, अपने इंपल्सेज को भी कोऑर्डिनेट करता है. इसी तरह एक अलग से सिस्टम है जो पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम है, बट ये केमिकली गवर्न होता है और इसमें कोई वाईफाई की तरफ आपसी तार की जरूरत नहीं पड़ती. ये फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा गवर्न होता है. इट इज ये वाईफाई से भी 100 टाइम्स या मैं कहूं 1000 टाइम्स जो प्रकाश रेज की फोटॉन्स किरण होती है, प्रकाश रेज की स्पीड उससे भी ज्यादा उन्नत किस्म का सिस्टम है, जिसमें ये सिर्फ फीडबैक मैकेनिज्म से आपको कंट्रोल होता है. आप सोच सकते हैं फीडबैक मैकेनिज्म से ये कंट्रोल होता है. अभी आपका वाईफाई सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ कि जो फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल हो जाए. आपका मन उदास हो गया, सोशल मीडिया को देखते देखते वाईफाई बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता. लेकिन केमिकल कंट्रोल में या हार्मोनल कंट्रोल में आपका मन उदास हो गया, आपका मन खुश हो गया, तो बॉडी अपने आप डिटेक्ट कर लेता है कि अब हमें कौन सा हार्मोन रिलीज करना है. जस्ट लिसन इट, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. तो ये वाईफाई से भी बहुत उन्नत सिस्टम है. The critical blood level is required substance to stop the secretion of a particular hormone that increases its concentration in the body. मैं इस स्लाइड में, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस लेक्चर की. एक चीज आपको याद रखनी है, डक्टलेस ग्लैंड. आप सोचिए बिना डक्ट के कोई ग्लैंड, जैसे स्लैवरी ग्लैंड्स होती हैं, सबमैंडिबुलर होती हैं, ये सब डक्ट वाली ग्लैंड होती हैं. इनकी डक्ट कोई लोअर पार्ट ऑफ टंग में खुलती हैं, या पैंक्रेटिक ग्लैंड्स होती हैं, डक्ट वाली ग्लैंड्स होती हैं, तो नीचे ये सलाइवा का सेक्रेशन कर देती हैं. लेकिन ये डक्टलेस ग्लैंड है, इसमें कोई डक्ट्स नहीं है. ये डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को ब्लड में सेक्रेट करती है. Therefore it is called ductless gland. दूसरा चीज बताया मैंने, हार्मोन इसको क्यों बोलते हैं. हार्मोन की 3 विशेषता होती है. तीसरा मैंने बताया कि कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता, तब भी बॉडी का कोऑर्डिनेशन कितना प्रॉपर होता है.
और कोई इनर्वेशन नहीं होता है। फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा इसका सेक्रेशन कंट्रोल होता है। नाउ अ ब्रीफ पिक्चर ऑफ कि हमारे शरीर में कौन कौन सी इंडोक्राइन ग्लैंड है। जस्ट सी, आप ब्रेन से स्टार्ट करिए। ब्रेन से, ब्रेन में हमारी एक इंडोक्राइन ग्लैंड होती है पिट्यूटरी। बस ब्रेन से मैं चालू कर रहा हूँ, अपने शरीर पे ध्यान रखिए। पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के बाद आप, ये सब हम लोग डक्टलेस ग्लैंड की बात कर रहे हैं। पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के बाद थाइमस, बीच में आपको थायराइड, पैराथायराइड, बीच में क्या है, पैराथायराइड, थायराइड, यहाँ पे थाइमस है। फिर आपको नीचे है ओवरी और टेस्टिज, और एडिनल कॉर्टेक्स पे है एडिनल ग्लैंड्स। बस इतनी ही आपको याद रखनी है। जो बेसिक इंडोक्राइन ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस। थाइमस भी 16 साल के बाद एट्रोफी हो जाती है। उसके बाद ओवरी, गोनैड्स में ओवरी टेस्टिस दोनों आ गए, और एडिनल ग्लैंड्स। ये आपकी बेसिक है। एक्सेसरी में बहुत सारी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एक्सेसरी में हार्ट भी है, पैंक्रियाज भी है, स्टमक भी है, इंटेस्टाइन भी है, और आजकल कई ऑर्गन्स पे रिसर्च हो रहा है। जो एक बार बात हो रही थी ना कि जिनका इनर्वेशन कट जाता है, एक बार जेपी अग्रवाल सर की क्लास में बात हो रही थी कि भाई ये बताइए जिसकी वैगस नर्व कट गई उसके भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं। आप पिछली बार हम लोग पढ़े कि पेस मेकर, हार्ट का एक अपना पेस मेकर होता है, हार्ट का अपना एक सिस्टम होता है, हार्ट अपने आप को रेगुलेट करता है। उसी तरह सारी बॉडी अपने आप को रेगुलेट करती है। वो केमिकल कंट्रोल के द्वारा रेगुलेट करती है। उनका एक इंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है जो ब्लड के द्वारा गवर्न होता है। उसको कोई न्यूरॉन्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारे बेसिक हमारे जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम योर सुपर कंप्यूटर ब्रेन, इट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक पिट्यूटरी, देन थायराइड, देन उसके पीछे पैराथायराइड, थाइमस, गोनैड्स और एड्रिनल ग्लैंड। ये बेसिक है। पिट्यूटरी के ऊपर उसका मास्टर, उसके ऊपर भी उसका एक बैठा हुआ है जो हाइपोथैलेमस है, वो ब्रेन है जो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। फिर एक्सेसिव पिट्यूटरी ग्लैंड्स में बहुत सारी हैं। मैंने बताया आपको, इंटेस्टाइन भी है, पैंक्रियाज भी है, स्टमक भी है ना। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड। आपने कभी सर्कस देखा होगा। आजकल सर्कस पे मेनका गांधी और वरुण गांधी के आने के बाद सर्कस पे रोक टोक लगा दी गई जानवर। लेकिन पहले के जमाने में सर्कस देखने में बड़ा मजा आता था। सर्कस में क्या आता था कि एक आदमी डंडा लेके आता था और अपने इशारों पे हाथी, टाइगर, भालू, बंदर सबको नचाता था। उसको बुलाता था मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा, मास्टर ऑफ सर्कस। वो अपने एक डंडे पे सबको नचाता था। उसी सर्कस को ध्यान रख के वैज्ञानिकों ने पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम दिया मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा और मास्टर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। आप सर्कस के उस किरदार को याद करिए जो एक डंडे पे विशालकाय हाथी, टाइगर, बंदर, आदमी, कई तरह कबूतर, कई तरह की लड़कियां, जीप, सबको नचाता था। तो वहां तो मेनका गांधी आ गए, उसको बंद करा दी। लेकिन पिट्यूटरी के पास कोई मेनका गांधी नहीं, कोई पर्यावरण सिस्टम नहीं है, कोई राजनीति यहाँ नहीं चलती। ये मास्टर ग्लैंड अब तक विद्यमान है और जब तक सृष्टि होगी ये और विद्यमान रहेगा और नए नए रिसर्च आएंगे। तो इसका नाम है मास्टर ऑफ द सर्कस। और शेक्सपियर की किताब पढ़िए तो शेक्सपियर ने लिखा था अपनी किताब में कि जीवन एक सर्कस है, उसमें हर लोग अपना किरदार निभाने आते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें एक माने पिट्यूटरी से संदर्भ में है। शेक्सपियर ने 1634 में लिखा था अपनी किताब, 1617वीं शताब्दी में। उसने बोला था कि इस सर्कस के हर किरदार अपना अपना पार्ट अदा करते हैं। इसी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड सर्कस का मास्टर है और उसके हर पार्ट में जितना हमने बताया वो एक किरदार उसका अदा करते हैं। तो ये ग्रेज था। ग्रेज ने कनिंगम की एनाटॉमी जब पढ़ते थे तो जब हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड की खोज की, पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत छोटी होती है और ये एक न्यूरोसर्जन, हमारे बचपन का सपना था कि मैं न्यूरोसर्जन बनूं। न्यूरोसर्जन का मतलब बहुत बड़ा सपना था, मैं न्यूरोसर्जन बनूं। क्यों? क्योंकि मैं ब्रेन को ऑपरेट करना चाहता था। मैं ब्रेन के
जो रहस्य सुलझे नहीं थे उसको सुलझाना चाहता था। मैं देखना चाहता था पिट्यूटरी ग्लैंड होती कैसी है अपनी आंखों से। मैं उनके अंदर के हार्मोन को नहीं देख सकता, मैं केमिकल कोऑर्डिनेशन को नहीं देख सकता, मैं न्यूरल कोऑर्डिनेशन को नहीं देख सकता, लेकिन साक्षात रूप से पिट्यूटरी के दर्शन करना चाहते थे। ये एक बहुत बड़ी जिजीविषा मन में चलती थी। मैं उस ऑर्केस्ट्रा के मास्टर को देखना चाहता था जो पूरे शरीर को, पूरे पृथ्वी को चलाता है, और उस किरदार को देखना चाहता था, उस सर्कस के किरदार में अपने पार्ट को निभाना चाहता था, उस मास्टर को देखकर कि हमारा मास्टर कैसा है। एक किताब आई आजकल, द सीक्रेट्स, आप सब लोग पढ़िएगा। जादू, जादू किताब में यह है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आप बन जाएंगे। जैसा सोचेंगे, अगर आप ट्रेन आपकी लेट है, आप रास्ते में हैं, अगर आप सोचते हैं हाँ हमें ट्रेन जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, तो आप देखिएगा निश्चित रूप से आपसे ट्रेन मिलेगी। अगर आप ये मान लीजिएगा कि अरे यार लेट हो गया, ट्रेन छूट जाएगी, तो निश्चित रूप से छूट जाएगी। जादू या रहस्य किताब में यही चीज लिखा हुआ है। तो ये सब कहां से कंट्रोल होता है आप बताइए। आप बॉडी में बोलते हैं जैसा सोचते हैं हम वैसा हो जाते हैं। बचपन में मैं सोचा कि मैं न्यूरोसर्जन बन जाऊं। सोचने से, अब्दुल कलाम साहब हमारे बोलते थे कि सपने जरूर देखने चाहिए। सपने देखने से क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्टिवेट होती है हमारे अंदर, केमिकली कोऑर्डिनेटेड और बैलेंस हमारा दिमाग उसी दिशा में जाता है जिस दिशा में आप सोचते हैं। एक बहुत अच्छी किताब आई आजकल, होमो सैपियंस, सैपियंस हमारा साइंटिफिक नेम है मानव का। एक वैज्ञानिक, एक राइटर ने 2012 में, जिसकी बराक ओबामा ने उद्घाटन किया था किताब का, उसका बहुत अच्छा राइटर लिखा है सैपियंस। सैपियंस में ह्यूमन की पूरी, कहां से ह्यूमन का जनरेट हुआ और अभी ह्यूमन कहां किस स्टेज पे। तो जो हम बोलते हैं ना कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही हो जाओगे, ये दो तरह से होता है। ये अदृश्य शक्ति के भगवान को हम देखा नहीं, लेकिन ये पिट्यूटरी ग्लैंड और नर्वल कंट्रोल ये हमारे भगवान हैं, ये हमारे शरीर के देवता हैं। जो एंडोक्राइन सिस्टम है या नर्वस सिस्टम है, ये हमारे देवता हैं, जो हमें जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बना देते हैं, हमारी सारी इच्छा को पूरी करते हैं। और वो कैसे पूरी करते हैं, ये हार्मोन के द्वारा करता है और नर्वस सिस्टम न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा। तो पिट्यूटरी एक छोटी सी ग्लैंड होती है, सेला टर्सिका होता है। सेला टर्सिका क्या होता है, बोन की कैविटी होती है हमारा, हमको देख रहे हैं ना, हाँ मुझे आप देखिए, ब्रेन की कैविटी होती है। ये देखिए, ये अपना नेजल, अपने देखे होंगे दोनों नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नॉस्ट्रिल्स के ऊपर जाइएगा तो आपको साइनसेज मिलेंगे, साइनसेज के ऊपर जाइएगा तो आपको क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऊपर होता है, वो तो ब्रेन के ऊपर आपको स्फेनॉइड साइनस मिलेगा। स्फेनॉइड साइनस को जैसे हम तोड़ेंगे तो स्फेनॉइड साइनस की जो रूफ होती है वो सेला टर्सिका के फ्लोर से बनती है। ये देखिए स्फेनॉइड साइनस में दिखा हुआ है, ये सेला टर्सिका के फ्लोर से बनती है। तो आजकल हम पिट्यूटरी को ऑपरेट करते हैं, जब पिट्यूटरी का ट्यूमर होता है, अभी हम उस पर भी बात करेंगे। पिट्यूटरी के ट्यूमर को जब हम ऑपरेट करते हैं तो हम नाक के रास्ते हम इंडोस्कोप को डालते हैं, और डाल के स्फेनॉइड साइनस में जाना बहुत आसान होता है। यहां तक हमें कोई माने मेजर स्ट्रक्चर हमें नहीं मिलता। फिर हम जाते हैं सेला के फ्लोर को तोड़ते हैं, तो देखिए इसमें तो सेला की फ्लोर में हड्डी मोटी है, लेकिन जिनमें पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर होता है वो पिट्यूटरी आपको स्फेनॉइड तक चली जाती है, नीचे ऊपर आगे देखिए ऑप्टिक क्लाज्मा तक चली जाती है। पिट्यूटरी का आप एडजेसेंट स्ट्रक्चर देखिए, पिट्यूटरी के नीचे एक सेला टर्सिका है, हड्डी। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई ट्यूमर होता है तो ये हड्डी पतली होती जाती है। नीचे स्फेनॉइड साइनस है पिट्यूटरी। ये साइनस क्या है, हमारे जितने नेजल साइनसेज आपने पढ़ा होगा कि जितने मैक्सिलरी साइनस है, फ्रंटल साइनस है, स्फेनॉइड साइनस है, उसी तरह स्फेनॉइड साइनस। अब इसी को जस्ट तोड़ते ही आपको पिट्यूटरी दिखती है। अब पिट्यूटरी के ऊपर क्या है वो देखिए आप, पिट्यूटरी के ऊपर देखिए सीधे आपको आंख को गवर्न करने वाली स्ट्रक्चर है। देखिए कितनी अच्छी चीज दिखा रहा है। ये ऑप्टिक क्याज्म है, दो ऑप्टिक नर्व होती है, आपको मालूम है, दो आंख से, और दोनों मिलकर क्याज्म बनाती है। और कभी ऑप्टिक ट्रैक्ट बहुत एक डिफिकल्ट टॉपिक है कि कहाँ पे ऑप्टिक ट्रैक्ट में लीजन होगा तो किस तरह का विजन होगा और किस तरह आप दिखाई देगा, आधा आपको दिखाई देगा, आधा नहीं दिखाई देगा। देखिए ऑप्टिक क्याज्म के जस्ट ऊपर है, ऊपर आप देखिए, नीचे आपने बता दिया, बगल में कैवर्नस साइनस होता है, ऊपर इसके हाइपोथैलेमस होता है। ये आपका
ये जो चीज, ये आप देखिए, ये आपको ब्रेन स्टेम के पार्ट आ गए, यहाँ पे हाइपोथैलेमस आ गया, ये आपका सेरिबेलम आ गया, वो क्रक्स सेरिब्राई आ गई, है ना। ये देखिए आप यहाँ पे बात करिए, ये देखिए पिट्यूटरी एक स्टाक के द्वारा, ये स्टाक होता है। जैसे आपने वो देखा है, कोई फूल देखा है, गुलाब का फूल, गुलाब के फूल को आप तोड़ते हैं, तो उसी तरह ये इस तरह का एक स्टाक होता है यहाँ, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड में देखिए एक डिप्रेशन है अंदर। पिट्यूटरी ग्लैंड में इंटीरियर या एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस के भी दो पार्ट होते हैं, एंड पास्ट डिस्टालिस और पास्ट इंटरमीडिया, और ये न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये आप पहले पिट्यूटरी देखिए, कितनी बड़ी छोटी सी पिट्यूटरी। आप सबको ये इमेजिन करना पड़ेगा पिट्यूटरी हमारे शरीर में कहाँ है, पिट्यूटरी के ऊपर कौन सा स्ट्रक्चर है, पिट्यूटरी के नीचे कौन सा स्ट्रक्चर है, पिट्यूटरी का हड्डी कैसे ऑक्युपाइड कर रही है, पिट्यूटरी से ब्रेन स्टेम की दूरी कितनी है, पिट्यूटरी के ऊपर क्या है। तो चारों तरह के स्ट्रक्चर देख के, है ना, तब हम आगे बढ़ेंगे कि पिट्यूटरी, आप पहले पिट्यूटरी को देखिए। पिट्यूटरी के मिड पार्ट में डिप्रेशन है, इसी के आधार पर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। ये इसका इनफंडिबुलम होता है, और ये हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है, और यहाँ पे ऑप्टिक नर्व होती है, ऑप्टिक काज होती है, और यहाँ पे एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है, ये एसी होते हैं। अब देखिए मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा क्या कर रहा है। शेक्सपियर की वो कल्पना, उस समय शायद पिट्यूटरी की व्याख्या भी नहीं होगी, और शेक्सपियर ने बोला कि भाई हर आदमी रंगमंच पे, जीवन एक रंगमंच है, और एक रंगमंच पे हर आदमी सर्कस की तरह अपना किरदार निभाने आता है। तो सर्कस का जो मास्टर आदमी है पिट्यूटरी, वो देखिए उस पे इनर्वेशन कैसे होता है। ये देखिए जैसे आपको लग रहा है कि ये सूर्य की किरण है, सूरज है, और अपनी रेज भेज रहा है, भगवान जी रेज भेज रहे हैं। ये हाइपोथैलेमस वाकई सूरज की तरह है। हाइपोथैलेमिक सेल्स, ये सूरज मान लीजिए, देखिए सूरज दिख भी रहा है। आप महाराणा प्रताप की कभी वो देखिए, आप हल्दी घाटी जाइए, या महाराणा प्रताप के जो 22 वंशज हुए, तो वो लोग सूर्य देवता को पूजते हैं, और उनका एक आकार इसी तरह का होता है हाइपोथैलेमस में, जो ये जैसे बाई चांस एक आकार बना, एक सूर्य वंशम की तरह। यहां से देखिए एक ये पतली पतली इनर्वेशन है जो पिट्यूटरी को सिक्रीट करती है। तो हाइपोथैलेमस अब क्या करता है, ये रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन फैक्टर बोलते हैं, उसको रिलीज करता है। इसका भी एक मास्टर बैठा है जिसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। अब देखिए इसमें बहुत ही डेंस ये ब्लड के वेसल्स होते हैं। ये आपको नीले रंग से दिखाया जा रहा है, वीनस सिस्टम है या आर्टेरियल सिस्टम है। क्यों होते हैं? क्योंकि पिट्यूटरी अपने जो भी सेक्रेशन को डायरेक्ट ब्लड में सेक्रेट करता है। तो यहाँ पे काफी डेंस नेटवर्क होता है ब्लड। और फिर देखिए हम लोग जब ऑपरेट करते हैं, पिट्यूटरी का कोई ट्यूमर हुआ, तो सोचिए आप पिट्यूटरी का ट्यूमर हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर में मोस्टली प्रोलैक्टिनियमा जो अभी दिखाएंगे आपको, और क्या क्या ट्यूमर हो सकते हैं। तो उसमें हमें कुछ चीजों को बचाना होता है, कुछ चीजें सेक्रीफाइस होती हैं, लेकिन कुछ चीजें बच भी जाती हैं। अब देखिए जैसा मैंने बोला, ये इनफंडिबुलम है, दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी, दिस इज द एंटीरियर पार्ट। इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, इसको एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। ये दो पार्ट में बटा होता है, पारस डिस्टालिस और पारस इंटरमीडिया। पारस इंटरमीडिया से एमएसएच निकलता है। अब आप सारे स्ट्रक्चर देखिए जो मैंने अभी बताया आपको, एक एक करके सारे स्ट्रक्चर देखिए। जस्ट सी, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम। और इसको अपने दिमाग में बैठाइए। जब पिट्यूटरी को आप दिमाग में बैठाएंगे तब हमारे लिए आगे काम करना आसान है। बहुत ब्यूटीफुली लिखा हुआ है, देखिए ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, यहाँ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस है, और ये पिट्यूटरी के सेल्स होते हैं। देखिए सोमेटोट्रॉप्स, जहां से ग्रोथ, ये थायरोट्रॉप। अब इसी देखिए छोटी दो संरचना में एंटीरियर पिट्यूटरी से सब निकल रहे हैं। आप व्याख्या कर सोचेंगे, आप कभी कल्पना करिए, एक बहुत छोटी सी ग्लैंड, उसमें कितने सेल्स हैं, उसके अलग अलग हार्मोन निकल रहे हैं। सोमेटोट्रॉप से ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है, थायरोट्रॉप से थायरॉक्सिन निकलता है, गोनेडोट्रॉप से आपको टेस्टिज और ओवरी को कंट्रोल करने वाले हार्मोन निकलते हैं, लैक्टोट्रॉप से मिल्क का सेक्रेशन करने का, और कॉर्टिकोट्रॉप तो इस अद्भुत है,
जिससे एडिनल कॉर्टेक्स और मेडुला रेगुलेट होती है, जिससे वैगस नर्व के इम्पल्सेज रेगुलेट होते हैं। तो ये नट सेल में आपको पिट्यूटरी की एनाटॉमी मैंने बताई। मैं अभी तक एनाटॉमी के बारे में बोल रहा था पिट्यूटरी की, तो मुझे लगता है कि एनाटॉमी आपको अच्छे से समझ में आई। अब पिट्यूटरी, इंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस से मैंने बताया आपको ग्रोथ हार्मोन निकलता है। आपने खली की पिक्चर देखी होगी, खली 8 फीट लंबा, 8 फीट लंबा। वो खली क्यों हो गया? क्योंकि उसमें ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा थे, और इस बीमारी को हम एक्रोमेगाली बोलते हैं। एक्रोमेगाली की कुछ खासियत होती है, जैसे नोज आपका, टंग बहुत बड़ी हो जाती है, चेहरा बड़ा हो जाता है, जॉ बहुत बड़ा हो जाता है, जो आपका पाम है, पाम की साइज बड़ी हो जाती है। जूता स्पेशल ऑर्डर देके बनवाना होता है कंपनी वाले खली। तो ग्रोथ हार्मोन कुछ पर्टिकुलर लेवल पर काम करता है, और जैसे आप देखिए कितनी जगह ग्रोथ हार्मोन काम कर रहा है। ये केमिकल कोऑर्डिनेशन देखिए आप शरीर का, ये कौन सा ऐसा बॉडी पे ऑर्गन माने टिश्यू नहीं है जहां पे ये वर्क नहीं कर रहा है। फिर निकलता प्रोलैक्टिन। हम जब पैदा होते हैं तो माँ के दूध, माँ का पहला दूध पीते हैं, है ना? वो माँ का मिल्क कहाँ से निकलता है? इसी प्रोलैक्टिन हार्मोन को। बच्चा जितना सक करता है माँ के स्तन को, उतना ही मिल्क उसको मिलता है। तो सकलिंग से क्या होता है? एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है। आप कभी देखते होंगे कि बच्चा माँ के दूध, स्तन को पिया आपने, हम सब लोगों ने अपनी माँ का दूध पिया होगा। जब हम दूध पीना बंद कर देते हैं तो माँ का दूध का वो स्तन से दूध निकलना बंद हो जाता है। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म होता है। जब तक सकलिंग रिफ्लेक्स है तब तक उसको एक फीडबैक मैकेनिज्म मिल रहा है कि हाँ बच्चा हमारा भूखा है, उसको और दूध दो। पिट्यूटरी ग्लैंड बोलती है कि हाँ और दूध दो। बच्चा जैसे सकिंग करना बंद किया, उस पिट्यूटरी ग्लैंड को लग जाता है, महसूस हो जाता है कि ना अब इसको दूध देने की जरूरत नहीं है। अगर हम अब भी दूध देंगे तो माते के तो स्तन से दूध टपकता रहेगा। कभी सोचा आपने कितनी एडवांस सिस्टम है ये केमिकल कंट्रोल? आज हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने गाय माता को, है ना, हम लोग अपने कितना दुरुपयोग कर रहे हैं इन हार्मोन्स का। आपने सोचा? हर चीज का दुरुपयोग हो रहा है। कैसे हम लोग इंजेक्शन लगा के हम दूध बनवाते हैं। क्या ये होम्यो सैपियंस की जो किताब 2012 में लिखी और आज वर्ल्ड की टॉप सेलर बुक है वो सैपियंस, आप पढ़िएगा सब लोग। सैपियंस उसने इसी मनोभाव से लिखा था, इस हार्मोन्स का दुरुपयोग होगा। क्या शेक्सपियर ने यही परिकल्पना की थी? क्या मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा ने यही किया था कि अब हम इंजेक्शन लगा के कॉमर्शलाइज कर लेंगे हार्मोन को हमने कॉमर्शलाइज कर। फिर आता है एसीटीएच, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। जैसे नाम से ही ये कॉर्टिकोसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता ना, आजकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड पे बहुत बहस होती है। आप कि एथलीट्स कितने होते हैं, वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड टेस्ट होता है उसमें फेल हो जाते हैं, वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन लेते हैं। अभी मैंने जयललिता की पिक्चर देखी, थरावली, कंगना रनौत की, तो उसमें हमने देखा कि जयललिता को कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बहुत इंजेक्शन दिए जाते थे, क्योंकि वो कैंपेन में जाती थी, कैंपेन में थकी हारी होती थी। जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया जाता था वो एकदम उसको लगता था नई ताजगी मिल जाती थी। तो ये तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमारे बॉडी में है, इट इज ए नेचुरल सिस्टम। ये हमारे बॉडी का मैकेनिज्म पार्ट है, इट इज ए पार्ट ऑफ आवर बॉडी सिस्टम। हम कुछ ऐसा क्यों ना सोचे, कुछ ऐसा क्यों ना करें कि ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड अपने आप निकले। मैंने क्यों बोला कि जादू जो किताब थी, द सीक्रेट्स किताब थी, उसने क्या लिखा है, वो भी कितने बेस्ट सेलर किताब है। यही लिखा ना कि भाई आप जो सोचे वो हो जाओगे। ऐसी मनोभाव क्यों नहीं आता आपके अंदर? इतनी एनर्जी आप सोचते क्यों नहीं है? अरे हम कभी नहीं थकेंगे, हम 4 घंटा सो के भी जीवन गुजार सकते हैं। तो देखिए आपका बायोलॉजिकल क्लॉक कितना बढ़िया होता है। तो एडिनोकॉर्टिक हार्मोन या ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड को सिक्रेट करने वाला ये हार्मोन ऑलरेडी आपके पास है। इसका एक मास्टर तंत्र भी है आपके पास। आपको कोई जरूरत नहीं इंजेक्शन लगवाने की, गोली खाने की। वो लोकल सिस्टम पे उसका बहुत हार्म होता है। फिर जब गांधी जी ने डांडी में नमक आंदोलन चालू किया
तो उस समय वही ढेले वाला नमक आता था। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये 1928 या 24 की बात, दांडी मार्च किया था गांधी। ढेले वाला नमक हम लोग खाते थे। अब भी कुछ घरों में, अब मॉडर्न लाइफ में भी ढेले वाला नमक, अब मैं आपको 7 स्टार होटल की बात कर रहा हूँ, होटल ओबराय की। होटल ओबराय में एक, जब आप ब्रेकफास्ट पे जाइएगा या फिर जितने बड़े होटल में जाइएगा, आपको ब्रेकफास्ट में वो ढेले वाला नमक मिलेगा। ढेले वाले नमक की क्या खासियत थी कि वो आयोडीन से युक्त होता था। अभी हम जब थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे तो एक आयोडीन इसमें एक महत्वपूर्ण माने इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, जो हमारे थायरॉक्सिन के सेक्रेशन को रेगुलेट करता है। तो नमक से जब ढेले वाला नमक लाया गया तो उसमें आयोडीन की मात्रा ज्यादा थी, और देखा गया कि जो पुराने लोग होंगे वो देखते होंगे कि घेंगा एक रोग होता था, ग्वाइटर। अभी भी कोई इतना बड़ा बड़ा घेंगा मिलता है, लेकिन अब वो चीजें पुरानी हो गई। अब नए जनरेशन में वो नहीं मिलता, क्योंकि उसको डिटेक्ट कर लिया गया कि भाई इसका मूलभूत कारण क्या था। तो हम लोग अब आयोडीनाइज्ड नमक देते हैं। हम आजकल फोर्टिफिकेशन होता है दूध में भी, विटामिन, जैसे मैं पिछली बार बोला था कि मिला दिया जाता है बाहर से। तो जो टाटा के सॉल्ट होते हैं उसमें हम लोग आयोडीन को मिला के देते हैं, ताकि हमारा जो थायराइड, एक नेशनल प्रोग्राम भी है इसके ऊपर ग्वाइटर पे, तो उसमें हम लोग उस नमक के माध्यम से नमक में आयोडीन को मिला के देते हैं, ताकि एक फूड सप्लीमेंट में भी चला जाए और थायराइड ग्लैंड पे काम भी करे। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, आप सोचिए, कुछ लोग बोलते हैं ना कि अरे 70 का हो गया, पता नहीं चलता 70 साल का है। तो वाकई मैं देखता हूं कि ये कैसे होता है, कैसे संभव। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा संभव। आप योगा करते हैं, आप मन को शांत रखते हैं, आपके मनोभाव कॉर्टिकोस्टेरॉइड को सिक्रेट नहीं होने देते। तो ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये हमारे, जैसे पिछली बार हमने बोला कि विटामिन ई जो है वो युवावस्था को मेंटेन करती है, यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है। आप देख ले, किसी लोग की प्रोडक्टिविटी, किसी में इनफर्टिलिटी 45 साल में भी आ जाती है, 35 साल में अभी आ जाती है, कोई 60 साल तक भी इंपोर्टेंट नहीं होता। उसमें इन्हीं हार्मोन्स की वजह से वो चीजें मेंटेन होती। अब एक नया हार्मोन आया, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैंने बताया ना कि एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के 2 पार्ट होते हैं, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया। जो पार्स इंटरमीडिया होता है, पार्स इंटरमीडिया में से एक ही हार्मोन निकलता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, स्किन के कलर को, अभी इसका एग्जैक्ट रोल नहीं मालूम है, लेकिन ये स्किन पे काम करता है। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, फीमेल स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ओवुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, एंड मेल स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करेंगे। एंटीरियर डायरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन, एज नेम एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जो हमारे यूरिन की पीएच को कंट्रोल रखता है। ADH causes kidney to return more water to the blood, thus decrease urine volume. आप जानते हैं, हम लोग, अगर आप, जैसे हमारे इमीडिएट एंसेस्टर्स कौन है, बर्ड है। रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स हुए, बर्ड्स के बाद मैमल्स। बर्ड्स को पानी बहुत ज्यादा नहीं लेना होता, तो उनका जो स्क्लेटेड सब्सटेंस था वो यूरिक एसिड। यूरिक एसिड भी बहुत ही माने इंपॉर्टेंट एक स्क्लेटेड सब्सटेंस है। हम लोग यूरिया निकालते हैं पेशाब के रास्ते, तो यूरिया के साथ पानी ज्यादा निकलता है। बर्ड्स में पानी की कमी होती है, पानी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो कम से कम वो निकालते हैं, इसलिए यूरिक एसिड उनका स्क्लेटेड सब्सटेंस होता है। इस तरह रेप्टाइल्स में भी आप देखिए, माने जो सब्सटेंस होता है वो अलग होता है। अमोनिया जो होता है स्क्लेटेड सब्सटेंस, वो फीसेज का होता है, क्योंकि वो पानी में रहती है, उनके पास प्रचुर मात्रा में पानी होती है, तो अमोनिया होता है तो वो डिजॉल्व हो जाता है पानी।
तो ये एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करता है कि शरीर से एक्सेस वाटर को, पूरी दुनिया वाटर पे बेस है, आप समझिए। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन, डायरेटिस का मतलब पेशाब का, माने डायरेटिस का मतलब आप समझ ही रहे हैं, यूरिनेशन, थ्रू आउट यूरिनेशन। तो ये एंटी डायरेटिक हार्मोन। ADH also decreases water through the sweating, cause constriction of arterioles, increase blood pressure, एंटी डायरेटिक हार्मोन, आप समझ। वैसोप्रेसिन ये ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के 2 ही हार्मोन है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, उनको अच्छे से समझिए। एंटी डायरेटिक हार्मोन का नाम क्या है? वैसोप्रेसिन। जैसे शब्द से इसके कार्य की व्याख्या हो रही है, एंटी डायरेटिक। भगवान जी ने, माने अपने मास्टर, भगवान जी मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक मास्टर को बैठा दिया हार्मोन के द्वारा कि जितना भी शरीर में पानी है कम से कम लॉस, उसको रोको, पानी को निकलने मत। अब ऑक्सीटोसिन आ गया। अब देखिए ऑक्सीटोसिन का क्या रोल होता है, बच्चे की डिलीवरी होती है ना, माँ के बच्चेदानी से देखिए हम लोग पैदा होते हैं, और पिट्यूटरी क्या है, माने ऑर्केस्ट्रा इसीलिए बोलते हैं ना, मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा। वो वहां पे क्या होती है, स्मूथ मसल्स होती है। अगर आप यूट्रस की बात करें, यूट्रस के नीचे सर्विक्स है, तो यूट्रस की आप बात करें, हम वहीं पलते हैं ना, हमारा जन्म स्थान यूट्रस है, हम यूट्रस में पलते हैं। यूट्रस की लेयर्स की बात करें तो वहां स्मूथ मसल्स होती है, और ये ऑक्सीटोसिन वहीं काम करता है। वो क्या करता है, डिलीवरी में, इतना डिलीवरी के टाइम में वही फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा हमारे स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन को इतना पावरफुल बना देता है यूट्रस को, कि वो स्वतः इसको इजेक्ट कर देती है। अब चूंकि हमारे पास डायग्नोसिस के बहुत सारे साधन हैं, जैसे हम अल्ट्रासाउंड, फीटल अल्ट्रासाउंड भी कर लेते हैं। माँ के गर्भ के अंदर हम वजाइना का छोटा सा प्रोब डाल देते हैं, और डाल के पूरे बच्चे की एक्टिविटी को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसका कितना बड़ा रोल है। बिना ऑक्सीटोसिन के कोई बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता, कोई नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती बिना ऑक्सीटोसिन। आप समझ रहे हैं आज के टॉपिक का इंपॉर्टेंस। एंटी डायरेटिक हार्मोन अगर ना हो, उसके बारे में बताऊंगा जब डिफिशिएंसी होगी तो क्या बीमारी है। एंटी डायरेटिक हार्मोन ना हो तो क्या हालत होती है वो आपको बताऊंगा। आपने कभी परिकल्पना की कि अगर ऑक्सीटोसिन हट जाए तो बच्चे की डिलीवरी हो सकती है? नहीं हो सकती बच्चे की। डायग्नोसिस के मेथड से हम लोग कई तरह बच्चे की पोजीशन को हम देखते हैं यूट्रस में, कि प्लेसेंटा की क्या पोजीशन है, बच्चा सीधा है, उल्टा है। तो अब हमारी गायनिकोलॉजिस्ट जितनी बहनें हैं वो ये रिस्क नहीं लेती, हमारी जितनी गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हैं वो रिस्क नहीं लेते कि बच्चा को डिलीवरी के टाइम में कोई अंग का विकार हो जाए, या हाइपोक्सिया हो जाए, या शोल्डर का डिस्टोनिया हो जाए, तो उस आधार पे वो सिजेरियन डिलीवरी करती है। लेकिन ऑक्सीटोसिन के बिना कोई भी नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, इस स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। एक तो ये आप देखिए, स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोइपिथेलियल सेल इन मेमोरी ग्लैंड टू कॉज मिल्क इजेक्शन। ये दुर्भाग्य हमारा, आप समझ। ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन सुनते होंगे आप, गाय भैंस को लगा के दूध पे दूध, दूध पे दूध लेते हैं। अब ऑक्सीटोसिन का मेल में क्या रोल है वो देखिए, अभी तक मेडिकल इतिहास नहीं डिटेक्ट कर पाया। हम इतनी आगे बढ़ गए लेकिन हम अभी तक नहीं कर पाए भाई ऑक्सीटोसिन है, जरूर मेल में कुछ ना कुछ रोल होगा। भाई एक हार्मोन पीछे से निकल रहा है, अभी तक हम नहीं समझ पाए इसको। नेक्स्ट स्लाइड। अब आइए थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। थायराइड सब लोग जानते होंगे, थायराइड होती कहाँ। थायराइड ग्लैंड के पार्ट देखिए, इट इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर, जस्ट सी द पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये देखिए थायराइड ग्लैंड है, ये
जैसे इसको देखिए, लेफ्ट लैटरल लोब है, राइट लैटरल लोब है, बीच का स्थमस होता है। और इसके एक छोटे से सेल्स की टिश्यू हमने जब काटी तो ये देखिए पैराफॉलिकुलर सी सेल्स होते हैं, ये फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, और ये थायराइड फॉलिकल्स होते हैं, ये थायरोग्लोबुलिन होते हैं, और दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये माइन्यूट हम सेक्शन जब काटते हैं तब की बात है। थायराइड ग्लैंड होती कहाँ पे सब जानते हैं, हमारे एंटीरियर पार्ट में होती है, जो ट्रैकिया होती है, थायराइड ग्लैंड होती है। और देखिए यहाँ भी कितना रिच इनर्वेशन है, क्यों? क्योंकि ये डक्टलेस ग्लैंड होती है और जो भी सिक्रेशन होता है वो डायरेक्ट ब्लड में जाता है। थायराइड की एक पिक्चर देख लीजिए आप, फिर हम जब हम थायराइड को पढ़ाएंगे तब एक एक करके इसकी बात। अब थायराइड हार्मोन आपने सब जगह सुना होगा, जांच में हम लोग T3 T4 कराते हैं। ये 3 चीज होती है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, हमने बोला ना कि आयोडीन डाल देते हैं हम, तो इसी आयोडीन पे देखिए कितना ट्राई आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ये सब बेसल मेटाबॉलिक जो रेट होता है उसको स्टिमुलेट करता है। कभी आप सोचें, कभी कभी ब्रेन के पेशेंट कोमा में होते हैं, है ना, तो हम लोग को बेसल माने लगता है कि कोमा से बाहर नहीं आएगा, तो कभी कभी हम थायरॉक्सिन उसको देते हैं, क्योंकि वो बेसल मेटाबॉलिक रेट को कम करता है, बढ़ाता है, उसी के हिसाब से हम देते हैं। आज मैं आपको सिर्फ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा, अगले चैप्टर में इंडोक्राइन ग्लैंड के विकार क्या क्या होते हैं। पहले आप इस चैप्टर को अगर समझिएगा अच्छे से, तब हमें विकार पढ़ाने में मजा आएगा। तो थायराइड से 3 हार्मोन देखे गए, T3 T4 और कैल्सिटोनिन, ये थायराइड से निकलते हैं। थायरॉक्सिन थायराइड का हार्मोन नहीं है, थायरॉक्सिन है आपको थायरॉक्सिन जो होता है वो माने इसको गवर्न करता है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसके 3 ही हार्मोन हुए, देखिए T4 T3 और कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन कैल्सिटोनिन दब गया है। इसकी बहुत लोगों ने कैल्सिटोनिन के बारे में बहुत लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन बोन के रीअब्जॉर्प्शन में, ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट के फॉर्मेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आजकल हम कैल्सिटोनिन का इंजेक्शन भी देते हैं, जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है उसमें कैल्सिटोनिन का इंजेक्शन माने वो देते हैं, नेजल स्प्रे देते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। और ये पैराथायराइड एकदम छोटी सी ग्लैंड होती है थायराइड के पीछे। पैराथायराइड के बारे में बहुत लोग नहीं जानते कि पैराथायराइड का काम क्या है, मैग्नीशियम आयन का काम क्या है, पैराथायराइड कम होगा ज्यादा होगा तब क्या होगा। पैराथायराइड में देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम का रोल है। आज का लेक्चर मैं 6:30 पे कंप्लीट करूंगा, अभी 11 मिनट है लेक्चर में। बहुत लंबा हम लेक्चर आज का उतना नहीं ले सकते, क्योंकि मुझे आपको जो पढ़ाऊंगा आपको याद रखेंगे, तो मैं अगला लेक्चर इसकी अप्लाइड एनाटॉमी पे लूंगा, और अप्लाइड फिजियोलॉजी है, जो बीमारियां हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। तो आप बस पैराथार्मोन के बारे में देखिए, इंक्रीज ब्लड का कैल्शियम और मैग्नीशियम लेवल। आजकल ना मैग्नीशियम का सप्लीमेंट भी करते हैं, इसीलिए क्योंकि ये ब्लड के रीअब्जॉर्प्शन में ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट के इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंक्रीजेज ब्लड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम लेवल, डिक्रीजेज ब्लड फॉस्फोरस, ये फॉस्फेट लेवल को भी डिक्रीज करता है। इंक्रीज बोन का रीअब्जॉर्प्शन बाय ऑस्टियोक्लास्ट, इंक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन एंड फॉस्फोरेट रीअब्जॉर्प्शन एक्सक्रीशन बाय किडनी, प्रोमोट फॉर्मेशन ऑफ कैल्सिट्रोल। देखिए विटामिन डी के बारे में बात हो रही है। पैराथायराइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। ये आखिरी सेंटेंस पढ़िए, प्रोमोट फॉर्मेशन ऑफ कैल्सिट्रोल, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, एंड इंक्रीज रेट ऑफ डाइटरी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन। मैंने हार्मोन के बारे में 3 चीज आपको बताया था, ये नॉन न्यूट्रिएंट होता है, ट्रेसेज में होता है, इंटरसेलुलर मैसेंजर इसको बोलते हैं, और ये डिस्टेंट काम करता है, निकलता है वहां काम नहीं करता, उससे बहुत दूर जाके काम करता है।
अब ये फीडबैक मैकेनिज्म है, मैंने बोला ना एक फीडबैक मैकेनिज्म, सकलिंग रिफ्लेक्स से, बच्चे के सकलिंग रिफ्लेक्स से मैंने फीडबैक मैकेनिज्म को आपको समझाया था। जस्ट सी द फीडबैक मैकेनिज्म। हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड, पैराफोलिकुलर सेल एंड टू रिलीज ऑफ मोर कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन के बारे में देखिए, कैल्सिटोनिन के बारे में कोई नहीं जानता। With respect of regulation of blood calcium level, calcitonin and parathyroid are antagonistic. ये एंटागोनिस्टिक है, एगोनिस्टिक नहीं है। कुछ एगोनिस्टिक मतलब समान विचारधारा वाले, एंटागोनिस्टिक मतलब मैंने पिछली बार भी बोला था, मोदी जी और ममता दीदी, ये लोग एंटागोनिस्टिक। उसी तरह ये कैल्सिटोनिन, ये विपरीत विचारधारा वाले लोग, ये एंटागोनिस्ट है। तो हाई लेवल होगा कैल्शियम का तब क्या होगा, लो लेवल होगा तब क्या होगा, निकल आएगा तो फीडबैक मैकेनिज्म इसी तरह बोलते हैं। These all are feedback mechanism. Parathermal also leads to calcium. आपको आपकी हार्मोन के बारे में आपका ज्ञान सिर्फ पिट्यूटरी तक सीमित नहीं होना चाहिए। आपको पैराथायराइड में भी कैल्सिट्रोल भी जानना है, कैल्सिटोनिन भी जानना है, आपको पैराथायराइड हार्मोन भी जानना है, तभी आप कैल्शियम के पैथोफिजियोलॉजी को समझ पाइए। अब आइए थाइमस की बात करें। थाइमस हमारे स्टर्नम के पीछे होता है, हार्ट के ऊपर। और थाइमस के बारे में ये बोला जाता है कि 16 साल की ग्रैंड प्यूबर्टी तक ये खत्म हो जाए। लेकिन आजकल थाइमस पे भी बहुत रिसर्च हो रहा है। देखिए ये थाइमस की, इट इज राइट लोब, इट इज लेफ्ट लोब, और ये थाइमस के बारे में आप देखिए, ये ट्रैकिया है, ये थायराइड ग्लैंड है। हम ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं, देखिए एक तरह से। ये हार्ट है, ये हमारा लंग्स है, ये लंग्स पे 3 लोब होते हैं, इधर देखिए। ये थायराइड देखिए, थाइमस ग्लैंड। Thymus gland located behind the sternum and between lungs, and it is partially active, only active till puberty. After puberty, thymus starts slowly shrink and become replaced by fat. Thymosin is a hormone of the thymus gland and stimulate development of, ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। थाइमस के बहुत बड़ी जो सेल, आप कभी एक लेक्चर में सर से आगाह करूंगा, मुझे इम्यून सिस्टम पे देखिए। मैं अगला लेक्चर इम्यून थायराइड हार्मोन खत्म होने के बाद मैं इम्यून सिस्टम पढ़ाऊंगा आपको, टी सेल पढ़ाऊंगा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है, ये इस पे पढ़ाऊंगा। तो ये थाइमस ग्लैंड क्या होता है कि ये हमारी, ये बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। तो बच्चे के पास रोग से लड़ने की कोई क्षमता नहीं होती, बच्चे के पास कोई एंटीजन के प्रति उसके माने पास कोई विकास वो नहीं होता। जैसे एंटीजन के बारे में बोला गया ना कि भाई कोरोना वायरस का आपने वैक्सीन लगवाई, तो कोरोना वायरस की वैक्सीन में क्या है, वही कोरोना वायरस का जो वैक्सीन होता है उसी को हम इनएक्टिवेट करके आपके शरीर में डालते हैं एंटीजन के रूप में, और एंटीबॉडी डेवलप होती है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पास कोई ऐसी मेमोरी सेल्स नहीं होती हमारे टी सेल्स और बी सेल्स में, ताकि वो एंटीजन को पहचान ले। तो उसमें थाइमस का इतना बड़ा रोल होता है कि ये सीक्रेट करता है टी सेल्स और बी सेल्स को, और आपकी इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है। थाइमोसिन इज द हार्मोन ऑफ थाइमस, इट स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ डिजीज फाइटिंग टी सेल। मैं आपको टी सेल और बी सेल के बारे में अगले लेक्चर में सर की परमिशन और मिलेगी तो मैं पढ़ाऊंगा। थाइमस ग्लैंड विल नॉट, क्यों इस प्यूबर्टी समय क्यों खत्म हो गया, क्योंकि तब तक हमारे एंटीजन डिटेक्शन की क्षमता आ गई। हम बच्चों को कई तरह के वैक्सीन देने लगे, मिजल्स के, आपके ट्यूबरक्लोसिस के, वो हम एंटीजन देते रहे, एंटीबॉडी बनते रहे। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो थाइमस ग्लैंड का बहुत बड़ा रोल होता है। Thymus gland will not function throughout full life, but it has a big responsibility when it is active, helping body protect itself against autoimmunity. ऑटो इम्यूनिटी के बारे में आपने सुना ही होगा कि इस बार कोरोना जब हुआ तो हम ऑटो इम्यूनिटी बढ़ा रहे थे, चाहे रामदेव बाबा के काढ़ा से बढ़ा रहे थे, या एक्यूप्रेशर से बढ़ा रहे हों, या हम एलोपैथ की जिंक या सेलिन या विटामिन सी से हम इम्यूनिटी बढ़ा रहे थे। इसी को बढ़ाने का काम ये 16 साल की उम्र तक करता है, which occurs when immune system turns against itself. Therefore, thymus play a very vital role in lymphatic system, your body defense network,
एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा थायराइड पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा कि पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। स्टाक के द्वारा लटका होता है, स्फेनॉइड फोसा के ऊपर होता है। दूसरा हमने पढ़ा थायराइड ग्लैंड के बारे में, इसके बारे में, हाँ थायराइड के बारे में डांडी जी की नमक की यात्रा हमने बताई आपको। फिर हमने एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट बताया कि कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन जो होते हैं वो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट होते हैं। फिर हम आए थाइमस पे, और नीचे उतरिए आप, ऊपर से नीचे शरीर में। बिफोर बर्थ एंड थ्रू आउट चाइल्डहुड, जो चीज मैं बोल रहा था वो देखिए नीचे की स्लाइड में। बिफोर बर्थ एंड थ्रू आउट चाइल्डहुड, थाइमस इज इंस्ट्रूमेंटल इन द प्रोडक्शन ऑफ and maturation of T lymphocyte T cell, a specific type of the white cell that protects body from certain threats, including viruses and infection. Thymus produces and secretes thymosin, a hormone necessary for T cell development of product. बच्चे को क्यों नहीं हुआ? आप बोलिए 16 साल के कम उम्र के बच्चे को हम लोगों ने देखा इस बार कि कोरोना ने प्रभावित नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसको नेचुरल टी सेल्स मिल रही थी, थाइमस ग्लैंड उसके अंदर मौजूद था, वो उसकी रक्षा कर रहा था। हमने अपने इम्यून सिस्टम को बर्बाद कर लिया, हमने अपने लंग्स को बर्बाद कर लिया, सिगरेट पी के, तंबाकू खा के। जो हमारी एलुलाई थी, जहां से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, उस छन्नी को, चाय की छन्नी की तरह जो होता है, उसको हमने बर्बाद कर लिया। तो जो वायरस होता है उसको एक वीक इम्यून सिस्टम मिला, और वीक इम्यून सिस्टम उसमें काम किया, और एक हैप्पी हाइपोक्सिया। ये पाश्चात्य जगत के लोग कितने अच्छे अच्छे वर्ड की व्याख्या करते हैं। 92 जब सैचुरेशन होता था कोरोना में, तो उसको बोलते थे हैप्पी हाइपोक्सिया, मतलब आपको माने आपका ध्यान भी नहीं है और सैचुरेशन 92-93। तो ये प्रोटेक्शन हमारे बच्चों में थाइमस ही करता है, जो टी सेल को एक्टिवेट करता है। अब आपने आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के बारे में सुना होगा। पैंक्रियाज की बात करें तो पैंक्रियाज के 3 पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी, नेक, है ना। तो ये देखिए पैंक्रियाज, आपके पैंक्रियाज की टेल में ये होती है सेल, आइसलेट ऑफ लैंगर। अभी मैं पैंक्रियाज को तो बाद में उठाता, पैंक्रियाज की स्लाइड बीच में आ गई। पैंक्रियाज इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इंसुलिन बनाता है आइसलेट ऑफ लैंगर है, इसकी बात करेंगे। अब देखिए पैंक्रियाज के बारे में आप देखिए, अगर आप माइन्यूटली देखिए तो पैंक्रियाज के बारे में ये देखिए, टेल ऑफ द पैंक्रियाज, बॉडी ऑफ टेल ऑफ द पैंक्रियाज है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेल ऑफ द पैंक्रियाज, यहाँ पे स्प्लीन है, ये बॉडी ऑफ द पैंक्रियाज, हेड ऑफ द पैंक्रियाज है, ये बॉडी, ये जो होती है टेल ऑफ द पैंक्रियाज, यहीं से ये देखिए बीटा सेल्स, अल्फा सेट, पैंक्रियाटिक आइसलेट्स, पैंक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों ग्लैंड है। पैंक्रियाज के बारे में जानिएगा, इट इज अ ग्लैंड which is both have exocrine and endocrine function. एक्सोक्राइन में हम पैंक्रियाटिक जूस पाते हैं, और इंडोक्राइन में हम ग्लूकेगॉन और हम ये हार्मोन पाते हैं जो हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं। ये आपकी, ये देखिए ब्लड कैपिलरीज हो गई, बीटा सेल्स हो गई, डेल्टा सेल, अल्फा सेल हो गई, ये देख रहे हैं छोटे छोटे, इन्हीं से आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैंक्रियाज के टेल में होता है। अब इस स्लाइड को पढ़िए आप लोग, देखिए मैंने आपको जैसे बताया 2 इंसुलिन के सेक्रेशन होते हैं, मैंने तीसरा सोमैटोस्टैटिन भी होता है। इंसुलिन फ्रॉम बी सेल ऑफ द पैंक्रियाज। अब इंसुलिन करता क्या है? इंसुलिन लोअर करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय एक्सेलरेटिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ द ग्लूकोज इनटू सेल्स, ये लोअर करता है, एंड कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजेनेसिस करता है। दूसरा ग्लूकेगॉन इसका एंटागोनिस्टिक होता है ना, ये करता है रेज ब्लड लेवल को रिलेज करता है। तो जो हम डायबिटीज के शिकार होते हैं, इन्हीं दोनों हार्मोन के मिसमैच के कारण होते हैं। अगर हम अपनी आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस को अगर हम बहुत एक्टिवेट कर लें, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस को, तो कभी हम डायबिटीज के शिकार नहीं हो सकते। आधी से ज्यादा आबादी डायबिटीज की शिकार है। क्यों? इंसुलिन और ग्लूकेगॉन में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। और मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं,
एक हमारे मित्र थे, मित्र क्या बहुत सीनियर थे आईएएस अफसर, उनका कोरोना काल में 1.5 साल पहले उन्होंने एक वीडियो मुझसे शेयर किया था कि वो जितनी तेज आगे चलते थे उतनी तेज पीछे चलते थे। पता नहीं उनकी खासियत थी, रोज 15-20 किलोमीटर चलते थे और जितने स्पीड से आगे चलते थे उतने ही स्पीड से पीछे चलते थे। मैं बड़ा उस दिन हैरान होता था कि भाई कैसा आदमी है, मैंने प्रकृति में कितने अच्छे मैंने थॉट्स के और कितने उनकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। अभी 2 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई अचानक से। क्यों मृत्यु हो गई? 30 साल से डायबिटिक थे और एंटी डायबिटिक ड्रग्स उनको दी जा रही थी एलोपैथ की। एंटी डायबिटिक ड्रग्स के साइड इफेक्ट के कारण उनकी दोनों किडनी फेल। उनका ग्लूकोज लेवल तो कंट्रोल रहा, लेकिन साइड इफेक्ट के कारण उनकी दोनों किडनी फेल हो गई। तो आज की क्लास के माध्यम से मैं पूरे एक्यूप्रेशर के अपने शोध छात्रों को, पूरे टीचर्स को मैं जरूर ये बताना चाहता हूँ कि भाई आप आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस को, आप बीटा सेल्स को, आप ग्लूकेगॉन की सेल्स को एक्टिवेट करिए, जो उस लेवल पे आप काम करिए कि नेचुरल इंसुलिन सेक्रेट हो, ग्लूकेगॉन सेक्रेट हो, सोमैटोस्टैटिन सेक्रेट हो, ताकि जो हमारा लेवल है, एक हमारा कोऑर्डिनेशन है ग्लूकोज का, वो बना रहे और डायबिटीज जैसी बीमारी से निजात मिले। एड्रिनल ग्लैंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रिनल ग्लैंड देखिए किडनी के ऊपर बहुत छोटी सी, एक देखिए कितनी छोटी सी ग्लैंड है, वेरी छोटी ग्लैंड। इसी में एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, इसी में एड्रिनल मेडुला होता है, ये किडनी के ऊपर होता है ना। ये देखिए एड्रिनल ग्लैंड शरीर में, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, है ना। थाइमस के बाद हम पैंक्रियाज पे आ गए, फिर हम आ गए किडनी, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेडुला। अब इसके आप ये देखिएगा, अगले लेक्चर में इसकी इंपॉर्टेंस होगी। एड्रिनल कॉर्टेक्स में जोना ग्लैंडुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस और ये एड्रिनल मेडुला है। ये कॉर्टेक्स है और मेडुला है, दोनों का इतना वंडरफुल रोल है, पूरी हमको लगता है पूरे हमारे शरीर की जान है, बस इतना जान, इतनी छोटी सी। एड्रिनल कॉर्टेक्स या जोना ग्लैंडुलोसा से निकलता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी कई तरह के होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जोना फैसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और जोना रेटिकुलरिस से एंड्रोजन निकलता है। एंड्रोजन का मतलब ये भी आपको माने युवावस्था पाने में, और इसके कई बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। और एड्रिनल मेडुला से जो आप देखे थे ना कि नर्व इंपल्सेज होते हैं, उनके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन, तो इतनी छोटी जगह से 5 वेरी इंपॉर्टेंट चीज निकल रही है। मैं फिर बोलूंगा कि अगले लेक्चर के पहले आप जरूर याद करिएगा कि पैंक्रियाज से क्या निकला। पैंक्रियाज से निकला इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और सोमैटोस्टैटिन। एड्रिनल मेडुला और कॉर्टेक्स दोनों आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन जब इसका माइक्रो सेक्शन किया जाता है तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है आपको जोना ग्लैंडुलोसा सेक्रेट मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और ये एक एंड्रोजन निकलता है, और नीचे एड्रिनल मेडुला पे इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। अब इसी चीज को देखिए, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, है ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, और एंड्रोजन, 3 हार्मोन निकलते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड को हम एल्डोस्टेरोन भी बोलते हैं। एल्डोस्टेरोन के आजकल नेजल स्प्रे भी दिए जाते हैं। इंक्रीज द ब्लड लेवल ऑफ द सोडियम, जो क्रॉनिक हाइपोनेट्रीमिया होता है उसमें सोडियम पोटेशियम को बैलेंस करता है। मिनरल का मतलब हुआ मिनरलोकॉर्टिकॉइड। इलेक्ट्रोलाइट जो पढ़ाए थे पिछली बार, अगर उसकी में एल्डोस्टेरोन के बारे में याद आया हो। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मतलब कि कॉर्टिकोसोल इंक्रीज प्रोटीन ब्रेकडाउन एक्सेप्ट इन द लीवर, स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड तो आप जानते हैं, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है। एंड्रोजन, एंड्रोजन क्या करता है? असिस्ट इन अर्ली ग्रोथ ऑफ द जेली एंड प्यूबिक हेयर इन बोथ सेक्सेस, इन फीमेल कंट्रीब्यूट टू लिबिडो। देखिए लिबिडो में बहुत अच्छा रोल होता है। लॉस ऑफ लिबिडो में एंड्रोजन अब बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। आर सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड मेनोपॉज। एड्रिनल मेडुला से इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन निकलता है और इनहांस द इफेक्टिव ऑफ सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंस है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन निकले, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजेंस, और एड्रिनल मेडुला से निकला आपको इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, जिसको हम एंड्रोजेंस। अब आइए ओवरी के बारे में। ओवरी से 2 हार्मोन निकलते हैं,
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इसके बारे में सब लोग जानते होंगे। ये देखिए, अब आपको जब प्लेसेंटा पढ़ाएंगे तब मजा आएगा। अभी ओवरी के बारे में तो सब लोग जानते हैं, तो उसको पढ़ाने में उतना मजा नहीं आएगा। अब ये कई ग्राफियन फॉलिक्यूल्स क्या होती हैं, ओवेरियन फॉलिक्यूल्स क्या होती हैं, कॉर्पस अल्बिकेंस क्या होते हैं, इससे दो हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। टुगेदर विद द गोनेडोट्रोपिक हार्मोन एंटीरियर प्रोजेस्टेरोन पिट्यूटरी रेगुलेट फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। हमारी माता बहने बच्चियों की रिप्रोडक्टिव साइकिल को देखिए, जो हार्मोन रेगुलेट करे, उससे मैंने बता तो रहे तो हार्मोन की अपनी दुनिया है, हार्मोन नहीं तो कुछ नहीं। वो जेनेसिस, मेंटेन प्रेगनेंसी, प्रिपेयर मेमोरी ग्लैंड फॉर लैक्टेशन, प्रमोट डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। हम आप ये बताइए, डंबल उठा के एक्सरसाइज करके हम अपनी मांसपेशियों को तो स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा हम अपने मेंटल पीस के द्वारा, मानसिक शांति के द्वारा, हम अपने हार्मोनल और न्यूरल कोऑर्डिनेशन को अगर बैलेंस कर लें तो शायद कोई बीमारी ना हो। इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द लीडिंग सेल्स, ये अब टेस्टिस की ओवरी की बात खत्म हो गई। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन के बारे में सब लोग जानते हैं, ये मेल का सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर लाता है। ये अब ये प्लेसेंटा पढ़िए, इसमें मजा आएगा। आजकल पूरा रिसर्च प्लेसेंटा पे चल रहा है। ये बच्चा माँ के पेट, और ये प्लेसेंटा प्रिजर्व किया जाता है। आज ना सब लोग, रिलायंस कंपनी, मुकेश अंबानी भी अपनी कंपनी लेके आए हैं प्लेसेंटा प्रिजर्व करने वाली। वो सबसे लार्जेस्ट कंपनी है जो प्लेसेंटा को प्रिजर्व करती है। प्लेसेंटा बैंक बना हुआ है आजकल, जैसे स्पर्म बैंक बना हुआ है ना, उसी तरह प्लेसेंटा का बैंक बना हुआ है। क्यों? क्योंकि उसमें पूरे लोग को प्लेसेंटा में स्टेम सेल्स दिखाई देते हैं। हम इसके द्वारा कुछ ना कुछ आविष्कार करेंगे, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करके बच्चों को आगे भविष्य में बीमारी से बचा सकते हैं। प्लेसेंटा का कितना बड़ा रोल समझे आप? माँ के गर्भ में ये बीमारी से कैसे बचाता है, इसको आप प्रिजर्व करते हैं। Stimulate corpus luteum in the ovary to continue production of estrogen and progesterone to maintain pregnancy. Stimulate development of mammary gland for lactation. Hormones synthesized by the cells other than the endocrine gland. वही मैंने बोला आपको, इन सब का कोई महत्व नहीं है, दे आर वेरी माइन्यूट, और इनके डिटेल में हमें जाना भी नहीं, ना इनको पढ़ना है ना याद रखना है। बस आप याद रखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड, रेनल, हमने बोला किडनी भी एक माने वो है, जस्टाग्लोमेरुलर अपरेटस से ब्लड से एंजियोटेंसिन सिस्टम निकलता है। अब हाइपोथैलेमस के बारे में जानिए, सबसे जरूरी है। हाइपोथैलेमस होता क्या है, देखिए कहाँ पे होता है और क्या करता है। ये हमारे मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा का मालिक होता है। आपने देखा होगा जब सर्कस में एक आदमी डंडी लेके आता है तो उसका भी एक मालिक होता है, वो एक सर्कस की कंपनी में काम करता है। वो वेतन नहीं देता अपने स्टाफ, लेकिन उसके ऊपर एक मालिक बैठा हुआ है। उस मालिक को हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, जो पिट्यूटरी का मालिक होता है। अब देखिए पिट्यूटरी का मालिक कैसे काम कर रहा है, ये देखिए। हमने जैसे बताया ऑप्टिक चार्ज में, ये जहाँ पे दो ऑप्टिक नर्व जुड़ती है, यहीं पे हाइपोथैलेमस होता है यहाँ पे, और इसमें न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती है। ये देखिए हाइपोथैलेमस कितना छोटा स्ट्रक्चर है, पिट्यूटरी स्टाक है, पिट्यूटरी है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है। ये सब हम बता चुके हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इनफंडिबुलम है ये। हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा। हमने बोला ना, हाइपोथैलेमस इस ऑर्केस्ट्रा का मालिक है। इट इज एन डाइनकेफेलिक स्ट्रक्चर व्हिच फॉर्म द inferior wall and floor of the third ventricle of the brain and in comprise of 10 nuclei. अब धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता जा रहा है, कई न्यूक्लियाई खोज के आई। मेन जो हार्मोन होते हैं वो मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको। ये 10 न्यूक्लियाई है, ये देखिए आप, इसको याद करना जरूरी नहीं है, आपको बस यही याद करना जरूरी है कि हाइपोथैलेमस मास्टर होता है। एंटीरियर न्यूक्लियस इज कंसर्न्ड विद द parasympathetic activity, the release of the corticotropin releasing and inhibiting factors.
From the above given table, we find that ADH and oxytocin, जो posterior pituitary के हार्मोन थे, two hormone are secreted by hypothalamus and then also secret releasing. मेन इसमें देखिए रिलीजिंग और इनहिबिटिंग फैक्टर्स होते हैं, और ये दो हार्मोन जो आपको याद रखना है, माने इट इज अ मास्टर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का भी ऊपर मालिक है वो है. So now it is the end of today's lecture. Today we have discussed about the endocrine system of the body. In the endocrine system that is regulated by the feedback mechanism, or it is a Wi-Fi system of the body, in what no network of nerves is required, where in the nerves the impulses are short-lived, here the impulses are long-lived, governed by feedback mechanism, and there is no innervation, and these all are ductless gland. I am summarizing my lecture. We have started with a system, endocrine system, which was a ductless, which we have started the system of hormones, which has 3 or 4 characteristics. It is non-nutrient. Second, it is intercellular messenger. Third, it works at distant. जहां ये secret होता है वहां काम नहीं करता, उससे बहुत दूर काम करता है. We talk about pituitary gland, where it is situated, how many lobes it has, what is its stalk, and how many hormones secreted by pituitary. There are 5 hormones secreted by anterior pituitary, posterior pituitary, and pars intermedia. उसके बाद हम आए थायराइड पे. थायराइड को हमने देखा कहाँ होती है. थायराइड से 3 हार्मोन निकले, T3, T4 और कैल्सिटोनिन निकला. फिर हम आए पैराथायराइड पे, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम को बैलेंस करता है. पैराथायराइड में कैल्सिटोनिन और पीटीएच दो होते हैं, दोनों एंटागोनिस्टिक होते हैं. फिर हम थाइमस पे आए. 16 साल के उम्र तक बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट करता है थाइमस. थाइमोसिन नाम का हार्मोन होता है जो टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करता है. उसके बाद हम आए नीचे आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस पे. 1869 में लैंगरहैंस ने खोज की. बीटा सेल्स होती हैं उसमें, अल्फा सेल्स होती हैं उसमें, ग्लूकेगॉन हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है. इंसुलिन क्या है? ये हार्मोन है जो हम सप्लीमेंट करते हैं डायरेक्ट, बॉडी में है हमारे. ग्लूकेगॉन. और तीसरा सोमैटोस्टेट. फिर हम नीचे बढ़े, हम किडनी के ऊपर के स्ट्रक्चर के ऊपर आए. एडिनल कॉर्टेक्स एंड मेडुला कॉर्टेक्स में जोना ग्लैमुलोसा हुआ, जोना रेटिकुलोसा हुआ, मिनरलोकॉर्टिकॉइड निकला जो सोडियम और पोटेशियम को मैकेनिज्म को रेगुलेट करता है ना. उसके बाद हम आए कि एंड्रोजेन निकला. फिर इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन निकला एडिनल मेडुला से. देन वी केम टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में हमने बताया आपको. ऑक्सीटोसिन और आपके पास एडीएच निकला वहां से पोस्टीरियर पिट्यूटरी द्वारा, और यही न्यूरो हाइपोफाइसियल एक्सिस के द्वारा भी निकलता है जो हाइपोथैलेमस जिसको कंट्रोल करता है. फिर हमारे ओवरी पे, ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकला. फिर हमारे टेस्टिस पे, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकला. फिर कई तरह के और भी एक्सेसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जैसे इंटेस्टाइन भी होता है. इस स्लाइड में नहीं है लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा. इंटेस्टाइन भी है, स्टमक भी है ना, प्रोस्टेट भी है. आजकल स्किन को भी एंडोक्राइन ग्लैंड मानते हैं, लेकिन इन सब पे डिटेल में हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है. Now thank you Anil ji for giving me lecture for today classes. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस बहुत सरल, सहज और इंसाइटफुल लेक्चर के लिए, और जो सभी एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट के लिए यह एंडोक्राइन सिस्टम पर यह लेक्चर आपका बहुत ही उपयोगी होगा और उनकी जनरल प्रैक्टिस को निश्चित रूप से एनहेंस करेगा. बहुत बहुत धन्यवाद सर. और अभी 15 मिनट्स का हम लोग क्वेरी सेशन अभी करेंगे. जो आपको आज सर पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड जो क्वेरी हो तो ध्यान रखें कि व्यक्तिगत अपना पर्सनल ट्रीटमेंट न पूछें, बल्कि अनिल जी बस 15 मिनट्स कम लेंगे, उससे लंबा नहीं करेंगे. हाँ बिल्कुल सर. तो 15 मिनट्स का यह क्वेरी सेशन होगा. आप में से जिसको सवाल पूछना है आज के लेक्चर से रिलेटेड, तो हम अनम्यूट कर रहे हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं. सतवंत सिंह जी अनम्यूट करके सवाल पूछें. हाँ सर नमस्कार, सतवंत सिंह बोल रहा हूँ मुंबई से. मैं सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ और मेरा क्वेश्चन जो है, आपने सॉल्ट के बारे में बात किया था कि आजकल जो है इवन जो 5 स्टार होटल, जो 7 स्टार होटल हैं,
उसमें भी जो है सॉल्ट जो है ग्रेन सॉल्ट दिया जाता है, ना कि आयोडाइज सॉल्ट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि दोनों सॉल्ट में, क्योंकि जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये आयोडाइज सॉल्ट जो है टाटा केमिकल्स में शुरू हुआ था, क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा वो सॉल्ट इकट्ठा हो गया था कि उसको डिस्पोजल करने की प्रॉब्लम हो गई थी। दैट इज हाउ दे स्टार्टेड मार्केटिंग आयोडाइज सॉल्ट। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि विच सॉल्ट इज बेटर, आयोडाइज और नॉन आयोडाइज? इफ नॉन आयोडाइज इज गुड and is being given by 5-star hotels, then why iodized salt is not being stopped? And why so? हाँ जी सर, हुआ क्या था, जब आप नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की बात करें तो एक ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। हाँ जी। आप देखते होंगे कि आपके जमाने में कई घेंगा के मरीज, ग्वाइटर के बड़े बड़े इस तरह के मरीज हमें दिखते थे। जब उन पे रिसर्च किया तो जो थायराइड स्टिमुलेटिंग जो पैराफॉलिकुलर सेल्स मैंने पढ़ाया था, सी सेल्स, तो उसमें सी सेल्स के एक्टिवेशन में आयोडीन की जरूरत पड़ती थी। तो हम लोगों ने ये देखा कि हमारे जैसे देश में आयोडीन की कमी के कारण घेंगा का रोग हो रहा है, जिसे हम ग्वाइटर बोलते हैं। इससे ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम किया गया और ये इंडेमिक था हमारे देश में, इतना बड़े संख्या में इंडेमिक था। तो सरकार ने ये सोचा, जो हमारे नीति आयोग के सदस्य थे, जो हेल्थ के सदस्य थे, उन्होंने ये सोचा कि भाई आप मांस तक आयोडीन को कैसे ज्यादा मात्रा में दे सकते हैं। हमें आपको जरूरत नहीं आयोडीन की, है ना, लेकिन जो पूरा मांस है उसको हम क्यों ना इस नमक में इसको फोर्टिफिकेशन करके हम आयोडीन को देते हैं। और नॉन आयोडाइज सॉल्ट भी देते हैं। आयोडीन की उतनी मात्रा की जरूरत नहीं है जितनी जरूरत माने दी जा रही है उसको एक पूरे मास को करने के लिए। और फिर आपने देखा भी होगा कि अब ग्वाइटर की संख्या, इंडेमिक ग्वाइटर की संख्या बहुत कम हो गई, बहुत मिनिमम हो गई। इसीलिए 5 स्टार होटल में आजकल आपको गुड़ भी रखा जाता है। 5 स्टार 7 होटल में चीनी की जगह, चीनी के बाद एक ब्राउन शुगर होता है, व्हाइट शुगर होता है और गुड़ भी होता है, जैगरी भी होती है। जैगरी क्या है? फ्रूट सोर्स है। तो उसी के तर्ज पे आयोडाइज नमक और नॉन आयोडाइज नमक को रखा गया। आयोडाइज नमक सिर्फ इसलिए रखा गया कि हम ग्वाइटर के इंडेमिक कंट्रोल को कंट्रोल कर सकें। सर मेरा आगे एक क्वेश्चन है कि अब जबकि ग्वाइटर जो है कंट्रोल में आ गया है, तो नॉन जो आयोडाइज सॉल्ट है तो उसको मार्केटिंग कम या वो क्यों स्पेशलाइज उसके ऊपर क्यों नहीं लिखा जाता है? इट इज मेंट ओनली फॉर द पीपल हु हैव ए ग्वाइटर। बिल्कुल सर, अब आप जैसे लोग जागरूक होंगे। अभी भी हमारे गांव में सर माने ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम में हम लोग बहुत लोग को देख रहे हैं कि ग्वाइटर अभी भी है सर, प्रिवेलेंट। लेकिन धीरे धीरे अब सरकार का लक्ष्य है कि इसलिए आप 10 साल पहले नहीं देखते होंगे कि नॉन आयोडाइड सॉल्ट आज को आपको परोसा जा रहा है। आप ऑर्गेनिक फूड की बात करते हैं, इसीलिए आजकल आप ऑर्गेनिक खेती हो रही है। तो अब हम उसके ऊपर आ रहे हैं, हम अपने बेस पे आ रहे हैं सर, कि अब हमें नॉन आयोडाइड सॉल्ट मिले तो ज्यादा अच्छा, प्योर सॉल्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, और अंकित मखीजा जी। Yes, thank you, sir. Good evening, sir. First, again, thank you for the very insightful session. This Wednesday session is very insightful for all of us. By respected Agarwal sir, by your genius brain, it gave us a lot of things to think about and explore new areas. So by this session, I have multiple questions, but because of limitation of time, I want to constrict with 1 or 2, if you allow me. Sir, first is कि as you mentioned कि hormones are intercellular messengers. So sir, अगर ये भी मैसेंजर का रोल प्ले करते हैं और न्यूरल नेटवर्क भी जो हमारी बॉडी में पूरा जो फैला हुआ है वो भी एक मैसेंजर बाय इम्पल्स हमारे ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो अगर बाई चांस किसी बॉडी पार्ट से अगर हमारा नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क ब्रेक कर दें और वहां पे स्टिल उस बॉडी पार्ट से क्या हम इस इंटरसेलुलर मैसेंजर के थ्रू उस बॉडी पार्ट से हम बॉडी बात कर सकती है? कैन वी टॉक टू दैट बॉडी पार्ट? अंकित जी ना 1969 में क्रिस्टोफर बर्नार्ड ने हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन किया। हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन हुआ, हार्ट को निकाल के टेबल पर रख दिया गया। जो पुराना हार्ट था वो निकाल के टेबल पर रख दिया गया, नया हार्ट, आर्टिफिशियल हार्ट लगाया गया। तो औरत उस हार्ट के साथ 3 साल जिंदा रही।
तो जब हार्ट को निकाल दिया गया तो उसके बॉडी से जितने इनर्वेशन थे वो खत्म हो गए, नर्व सेल कट गई, आपने एक नया हार्ट लगा दिया। माने आपका जो शायरों की भाषा में दिल है, वो दिल आपका दूसरे का दिल हो गया, आपका कृत्रिम दिल हो गया। लेकिन उस औरत के बारे में जब पढ़ा गया, इसको नेट पे पढ़िएगा, 2 साल तक उस पर स्टडी की गई, तो उसके इमोशंस धीरे धीरे वैसे ही हो गए जैसे उसके पुराने इमोशंस। तो उससे उस बात की, आपकी बात की पूरी तरह पुष्टि हो रही है कि ये हार्मोनल मेडिएटर्स के द्वारा ये संभव है। Sir, another question. Sir, there was a movie, जैसे प्लेसेंटा की हमने बात करी, एक लूसी करके नाम से मूवी आई थी, बॉलीवुड मूवी थी, जिसमें ये दिखाया था एक केमिकल होता है CPH4 जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 6th वीक में होता है, जो एनर्जी बिल्ड करता है स्केलेटल स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में। तो उसमें दिखाया था उस लेडी के बॉडी में वो बाय इंजेक्ट हो जाता है वाया बहुत लार्ज क्वांटिटी में, और उसकी ब्रेन की जो कैपेसिटी होती है, जो नॉर्मली हम 5-7% यूज करते हैं, वो बढ़ते बढ़ते उसको वो मूवी में 100% तक ले गए थे। और जैसे वो बढ़ती जा रही थी वैसे उस पर अलग अलग पावर्स आती जा रही थी। तो जैसे हमने बात करी ACTH वाले हार्मोन्स की और ये CPH4 जो हार्मोन्स हैं, तो क्या हम अपने कॉग्निटिव जो हमारी कैपेबिलिटी है, कैन वी improve our cognitive ability to explore new areas? Can we activate a prefrontal brain? जैसे हम आपका सेशन सुनते हैं तो मुझे ऐसा लगता है रेप्टिलियन ब्रेन, लिम्बिक ब्रेन, देन द प्रीफ्रंटल ब्रेन। तो प्रीफ्रंटल ब्रेन हमारा एक्टिवेट होता है, कहीं ना कहीं नॉक करता रहता है, वी ट्राई टू एक्सप्लोर मोर एरियाज। बिल्कुल बिल्कुल। So इस तरीके से सर क्या with the help of any specific wellness of specific hormones or auto generate, not by injecting outside, but internally if we can generate such kind of chemicals by maybe by doing some meditation or something to keep any by keeping any organ intact, जिससे ये हार्मोन हो, and we can explore more and try to make this world a better place to live. That is my idea. Make this world a better place to live. That is our responsibility that we have to give. Finally, I have to give answer to God. What I have done, I try to make this world a better place to live. So how I can improve, how one can improve the capability so that you can think more than who you are, rather than just a reptilian concept, more than that, and explore for betterment of this whole existence that we are in. Ankit, there was a scientist, Freud. Freud has given concentration on id, ego, super ego, और उसने इस कॉन्सेप्ट पे बात की कि ये अचेतन मन, चेतन मन और उसके ऊपर का एक मन, सुपर ईगो है ना, और उसकी बहुत अच्छी व्याख्या की। 100 से 150 साल पुरानी थ्योरी है, लेकिन आज भी प्रासंगिक है। आज भी इट इज, माने फ्रायड का नाम सब जानते होंगे, जो भी साइकोलॉजी के छात्र हैं वो जानते हैं। ये इड, ईगो, सुपर ईगो की थ्योरी कब आई, जैसे क्यों आई, ये हार्मोन के कॉन्टेक्स्ट में ही आई। और हॉलीवुड क्या है कि इन्हीं ऐसे सेशन से, ऐसे लेक्चर से आप ये सोच पा रहे हो, जैसे अभी मुंबई से भाई साहब ने क्वेश्चन किया कि अब नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट क्यों न, हम लोग इन चीज पे सोचते ही नहीं। हॉलीवुड वालों ने एक पिक्चर बनाई अमीबा, आप देखना, अमीबा का कॉन्सेप्ट लेके आए उनको, और अमीबा इमॉर्टल प्राणी है, अमीबा को आप, अमीबा मरता ही नहीं। और आज भी 2 प्राणी ऐसे हैं अंकित जी जिसमें तीसरी आंख है। मैं पीनियल ग्लैंड के बारे में एक स्पेशल लेक्चर लूंगा पीनियल ग्लैंड पे। मैंने पीनियल ग्लैंड को जानबूझ के छोड़ा इस टॉपिक में, पूरा पीनियल ग्लैंड पढ़ाऊंगा मैं। पीनियल ग्लैंड के बारे में जो आप ओम का सर ने उच्चारण करवाया ना, वो पीनियल ग्लैंड पे काम करती है अंकित जी। और जो आप बोल रहे हैं ना सुपर ब्रेन, वो सारी व्याख्या मैं पीनियल ग्लैंड से आपको करके दिखाऊंगा। उस पर शोधकार हो रहे हैं। पीनियल ग्लैंड सबका एक मास्टर माइंड है, वो तीसरी आंख है हमारे शरीर की, है ना। तो उसको अगले टॉपिक पे हम लेंगे धीरे धीरे। नमस्कार सर, मैं भोपाल से रश्मि झा बोल रही हूँ। सर ये आपने अभी जिसके इंसुलिन के बारे में बात की, तो क्या इस तरह संभव है कि इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़, जैसे कि इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाता है पेशेंट और उसके बाद में ओरल मेडिसिन,
फिर बाद में धीरे धीरे उसकी किडनी काम नहीं करती, फिर डायलिसिस पे आ जाते हैं और इस तरह प्रॉब्लम होती है। तो क्या इस तरह कुछ उपाय है कि इंसुलिन का सिक्रीशन जो किसी यानी बाहर से इंसुलिन ना दे करके उसको किस तरह से एक्टिवेट किया जा सकता है, ऐसा कुछ संभव है क्या किसी? Madam, now we are living in the era of holistic medicine, and Yes, you sir. also are part of holistic medicine. Yes, sir. You are a great Ayurveda from a great Dhanvantri or Charak Yes. school of. I rather I will say school of Yeah. Charak. Yes, sir. Other people is coming from school of Hahnemann. We are allopathic doctors. Yes, sir. Whatever the theory that from our part we have given, but it is definitely we can do it. Endogenous secretion of insulin by isolate of Langerhans by certain asanas. I have also doing certain asanas in which we are pressing the part of the pancreas. We are pressing the tail of the pancreas. तो जो योगा टीचर है वो नहीं जानते कि टेल ऑफ पैंक्रियाज में क्या होता है, लेकिन वो बोलते हैं कि ये वाला आसन करो तो इससे आपका शुगर कंट्रोल रहेगा, ये डायबिटीज के लिए बहुत बड़ा आसन। तो जब आप जानिएगा ना आइसोलेट लैंगरहैंस के बारे में, तब जब वो आसन करिएगा तो उनकी बात आपको लगेगी कि सत्य है। वहां पे इंडोजिनस सिक्रेशन होता है। दूसरा पेरिफेरल यूटिलाइजेशन होता है। भाई इंसुलिन ग्लूकोज का पेरिफेरल यूटिलाइजेशन भी आप नहीं कर रहे हैं, आपकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जितना आपका ग्लूकोज का अपटेक हो ही नहीं पा रहा है। तो ये तो फीडबैक मैकेनिज्म पे होता है ना मैडम। जैसे जितना आपने वॉक किया तेज से, ग्लूकोज की खपत हुई, ब्लड में ग्लूकोज कम हुआ, फिर इंसुलिन निकला, तो इंडोजिनस इंसुलिन ऐसे निकलता है। तो ये निश्चित रूप से संभव है मैडम। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू। आज का लेक्चर बहुत अच्छा था सर, और आगे भी हम लोग चाहेंगे कि आप इसी तरह हर बुधवार हम लोगों से मिलें, हम लोगों को कुछ बताएं। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू। कुसुम जैन जी अनम्यूट कर लीजिएगा। कुसुम जैन। हाँ, पूछिए कुसुम जी। हाँ, अनम्यूट कर लीजिएगा। हेलो। हाँ मैडम। हाँ, बोलिए। मैडम आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हाँ, कर लीजिए कुसुम जी। कुसुम जी अनम्यूट करके बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करके ही बोल रही हूँ सर। हाँ, आप बोलिए, आवाज आ रही है मैडम। म्यूट हो जा रही है। प्लीज मैडम बोलिए मैडम। इसके लिए न्यूज मैडम आवाज कट रही है आपकी। आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। हाँ कुसुम जी, उस पर एक बार ही करिएगा, खाली क्लिक। आप म्यूट हो जा रही हैं। हाँ बस, अब बोलिएगा, अब आवाज आएगी आप। नमस्कार सर, आपने जो नोजल स्प्रे का बोला ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, तो ये हमारी बॉडी में काम करेगा? मेरे को डॉक्टर ने लिखा है, मेरे को ऑस्टियोपोरोसिस है, तो क्या इसको लेना चाहिए? ये वर्क करेगा बॉडी में? ये बहुत अच्छा वर्क करता है मैडम। कैल्सिटोनिन का नेजल स्प्रे सिप्ला ने बनाया है। हाँ। इसको फ्रिज में रखा करिए, फ्रिज के डोर हाँ। में। हाँ। और एक बार इसमें 30 वो होते हैं। हाँ सर। एक बार एक नोस्ट्रिल में लिया करिए, अगले दिन इस नोस्ट्रिल में, अगले उसमें लेना, तो लेना चाहिए सर ये? बिल्कुल मैडम, बहुत अच्छी दवा, एकदम ड्रामेटिक दवा है। ठीक है सर, थैंक यू सर, बस ये पूछना था। ओके, केतान सर। अच्छा, और भी हैंड रेज। हाँ, गोपाल सिंह जी। हाँ पूछिए गोपाल जी। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। सर मेरा ये सवाल था कि मैं एक्यूप्रेशर के साथ साथ योगा का भी स्टूडेंट हूँ। तो जैसे सर ये आपने आसनों की बात की कि पैंक्रियाज को हम एक्टिवेट करके भी बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट को हम राहत दिला देते हैं, पर क्या सिर्फ ये मेंटल लेवल पे थॉट प्रोसेस से भी ये जो हार्मोन्स की आपने बात की, सारा पिट्यूटरी और सब कुछ,
क्या ये संभव हो सकता है बिल्कुल। इनको स्टिमुलेट करना सिर्फ सोच के? क्या इस तरह कोई विधा डेवलप की गई है अभी? ये बताओ, तुम सोच के हमको ये मत बताओ, तुम सोचते हो, सोच के कभी तुम खुश हो जाते हो, सोचते तुम कभी गुस्से में आ जाते हो, सोचते तुम्हारे मन में चिंता आ जाती है, तो चिंता, गुस्सा, हंसी, ये सब कौन कराता है? ये तुम अपने से तो नहीं करते, ये हार्मोनल कोऑर्डिनेशन और न्यूरल कोऑर्डिनेशन कराते हैं। इट इज ए पार्ट ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन। हम जो सोचते हैं, सोच के जो हमारे रिस्पॉन्स करते हैं, ये मोटर रिफ्लेक्स आता है। हम हंसते हैं खूब अच्छे से, हम बोलना क्या है, दाढ़ी उड़ी बड़ी हो, कितना अच्छे लग रहे हो, कुछ सोच रहे हैं, सोच के हम उदास भी हो जाते हैं, हम पुराने मन में चले जाते हैं। तो सोचने के बाद कभी देखते हो तुम्हारी धड़कन तेज हो जाती है, कभी तुम्हें नींद नहीं आती। सोचने से ऐसा क्या है कि तुम्हें नींद नहीं आएगी यार? सोचने से ऐसा क्या है कि तुम्हारे आंख से आंसू निकलने लगेंगे? सोचने से ऐसा क्या है कि तुम्हारी इतनी हंसी हो जाएगी, माने हंसते हंसते तुम्हारा चेहरा दर्द करने लगेगा? तो ये सब हार्मोन के इपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से जो हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं, इनके द्वारा सारा कुछ संभव। इसी को हम नेचुरल इम्यून सिस्टम, या इम्यून सिस्टम तो अलग, हम इसे नेचुरल सिस्टम बोलते हैं, इसे सब कुछ संभव। थैंक यू सर। और मेरे लेक्चर का सिर्फ मतलब ये नहीं होता, मैं होलिस्टिक मेडिसिन की सर ने मुझे बोला कि हम होलिस्टिक मेडिसिन को लाके हम ये हम आपको बताना चाहते हैं कि आप रिसर्च के काम करिए, इसके बारे में भी सोचिए आप कि भाई जो आपको एनाटॉमी बता दी गई, आपको इसकी फिजियोथेरेपी, फिजियोलॉजी पूरी बता दी गई, फिजियोपैथोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी बता दी गई। अब आपका काम है कि होलिस्टिक मेडिसिन के हमारे जितने साइंटिफिक छात्र हैं, साइंटिस्ट हैं हमारे, वो इन चीजों पे शोध करें, पेपर पब्लिश करें। मस्ट पब्लिश अ पेपर। हमें अपनी वेस्टर्न दुनिया को दिखाना है कि हम वाकई सही हैं, बिना एलोपैथ की दवा के भी हम कहाँ जा सकते हैं। थैंक यू सर, जरूर सर। ओके, नीता उपाध्याय जी आज की लास्ट क्वेरी लेते हैं। Good evening, sir. This is a wonderful lecture. My question is that कि जब पेशेंट आते हैं टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज, उसमें डॉक्टर्स बहुत सारी रिपोर्ट करवाते हैं, उसमें 2 रिपोर्ट ऐसी होती है, दैट इज मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। तो सर उसके पीछे क्या लॉजिक है? मतलब क्या 2 रिपोर्ट होती है? फॉस्फोरस और मैग्नीशियम। डॉक्टर उसे एक्सप्लेन करते हैं कि आपका लो है, कई पेशेंट में बोलते हैं वो हाई है। तो उसके पीछे सर क्या लॉजिक होता होगा जो आपने बताया अभी लेक्चर में, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस? मैडम आप अपना क्वेश्चन फिर रिपीट करिए प्लीज। डायबिटीज में डॉक्टर्स हो गया मैडम, मैं जवाब देता हूँ। ओके सर। देखिए 2 तरह की इंसुलिन होती है, एक इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, एक एनआईडीडीएम और एक आईडीडीएम। राइट इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज में, ठीक है मैडम? राइट सर। एक होती है जिसमें आपको आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहीं ना कहीं से कम है जेनेटिकली, या किसी भी द्वारा वो नष्ट हो चुके हैं, उसमें आपको इंसुलिन देना ही देना है शरीर, क्योंकि आपका इंडोजिनस सिस्टम इंसुलिन का एक्टिव नहीं होता। अब ये इंसुलिन जो ग्लूकोज को ग्लूकोनियोजेनेसिस या ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोजेनेसिस वगैरह कराता है, ये इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसके बारे में आपने नहीं देखा, क्रोमियम एक फैक्टर होता है, क्रोमियम। फिर हम सी पेप्टाइड भी कराते हैं। और आजकल हम सोमैटोस्टैटिन के बारे में बात कर रहे थे, जो तीसरा हार्मोन था, ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमैटोस्टैटिन के बारे में। तो अब ना इंसुलिन आप अगले 2 साल में नेजल स्प्रे के द्वारा इंसुलिन लेंगे, है ना? राइट सर। इंसुलिन के लिए आपको अब इंजेक्शन की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग जब हम नेजल के द्वारा लेंगे तो फिर ये कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह की बाध्यता कितनी रहती है, कम होती है, तो आने वाले रिसर्च पेपर बताएंगे। ये एक पाथवे होता है हमारे शरीर का, उस पाथवे में ये देखते हैं कि भाई ये अगर हमने 30 यूनिट दी तो ये मैक्सिमम कैसे काम करे। अल्टीमेट सोर्स आपका है कि ग्लूकोज को, ब्लड लेवल आपका मेंटेन करना है बॉडी में। तो इंसुलिन भी कुछ सर्टेन फैक्टर्स के द्वारा
ग्लूकोज के मैक्सिमम लेवल को ब्लड स्ट्रीम में लेके आता है। तो राइट सर, इन्हीं में इन चीजों का योगदान है, तो डॉक्टर्स कराते हैं। अच्छा सर, तो क्या हम ये समझें कि अगर मैग्नीशियम और फास्फोरस की कमी या एक्सेस हो रहा है तो क्या उसे इंसुलिन डिपेंडेंट रहना पड़ेगा सर, कि हम उसे कई तरीके से रिलीफ दे सकते हैं? नहीं मैडम, इसको आप भटकिए मत मूल सवाल से मैडम। इंसुलिन डायबिटीज में इन सबका कोई रोल नहीं है मैडम। समझ गए। कैल्शियम फॉस्फेट का रोल आपका बोनी रीअब्जॉर्प्शन में है, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट के फॉर्मेशन में है। क्रोमियम का रोल है इंसुलिन के पाथवे में, है ना। कैल्शियम का पाथवे बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है मैडम। और आप डायबिटीज को ट्रीट करते समय कभी कैल्शियम फॉस्फोरस की तरफ मत जाइए, क्रोमियम की तरफ जाइए, आप जरूर जाइए। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो सर क्वेरी कंप्लीटेड है और समय भी हो गया है, तो हम लोग आज के इस आपके सेशन का समापन करते हैं। और आपका अद्भुत लेक्चर सभी थेरेपिस्ट के लिए उपयोगी होगा। और आगे जैसा आपने कहा है कि इम्यून सिस्टम पर आप लेक्चर लेने वाले। इम्यून सिस्टम में नहीं, अभी इसके अप्लाइड एनाटॉमी पढ़ानी है कि पिट्यूटरी कमी से क्या बीमारियां होती हैं, थायराइड से क्या बीमारियां होती हैं। अभी ये सर का आदेश था कि हार्मोन बड़ा चैप्टर है, इसको आप 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट करिए। तो अभी हमने बस एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बताई है, और आप लोग को हार्मोन्स और रिलेटेड प्रॉब्लम जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो जैसा डॉक्टर खेतान साहब ने कहा कि यह लेक्चर कंटिन्यूड होगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ इंक्लूडेड है इस एंडोक्राइन सिस्टम में। तो आगे भी फर्दर ये चेन ऑफ लेक्चर्स होंगे जब जैसे सुटेबल होगा टाइमिंग। तो सर समापन करते हैं। आदरणीय अग्रवाल सर आज के क्लास का समापन करें। जी श्योर। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है। ठीक है सर, तो आज आप सभी जुड़े आज के इस अद्भुत लेक्चर में, और डॉक्टर प्रकाश खेतान साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस अपने बिजी समय में से, व्यस्तम समय में से समय निकाल करके हम सबके साथ लगभग 2 घंटे से हैं। और आप सभी का धन्यवाद, डॉक्टर खेतान साहब का धन्यवाद, और आप सभी को नमस्कार। आज का सेशन बंद किया जा रहा है।